आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था एनोड हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन भी करा दी थी, हाफ सेल के बारे में बता भी दिया था कि एनोड हाफ सेल की रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। आज हम बात करेंगे कैथोड हाफ सेल के बारे में। तो अपना अगली हेडिंग डाल दीजिएगा सब लोग, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो अब हम एक्चुअली बहुत सारी चीजें जानते हैं कैथोड के बारे में कि कैथोड एक्चुअली क्या है, कि जहां पे आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। भाई जिस जगह पे आपका रिडक्शन हो जाएगा डेट इज कॉल्ड कैथोड। यही तो हम जानते हैं कैथोड के बारे में। किसी को और कुछ इंफॉर्मेशन हो कैथोड के बारे में? अच्छा, कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड की राइट साइड? गुड मॉर्निंग ऋतिक। राइट साइड होता है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर अपन बात करें कि कैथोड हाफ सेल इसकी रिएक्शन की, तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंटली समझें कि भाई यहाँ पे तो हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। दुनिया इधर से इधर की हो जाए, लेकिन आपका कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे। ठीक है, क्या करोगे, गेन करोगे। तो हम यहाँ पे अगर जैसे सपोज करो कि कॉपर का हमारे पास आयन है, कॉपर जिंक कॉपर का, हमने पिछले उसमें एनोड में हमने जिंक का एग्जांपल लिया था, तो कैथोड में हम कॉपर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास कॉपर है, कॉपर को लिख लें जैसे Cu+2 है, ये आपका एक्वस आयन है, और ये इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड बना दिया। ध्यान से सुनना इस बात को कि Copper+2 एक्वस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और इसने क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आप लिख पाओगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन? तो अगर मैं आपसे कहूं कि E0 RP रिडक्शन पोटेंशियल, या इसको हम बोल सकते हैं E0, क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से लिखो कि रिएक्शन देखने में लगे कि रिडक्शन हो रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं Cu+2 और Cu, ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, SRP बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कल के लेक्चर में मैंने, परसों के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि एसओपी और एसआरपी दो चीजें हैं, एक आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और एक आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी रिड्यूस होने की। ठीक है, याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो हमेशा ऑक्सीडाइज ही होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस ही होगा। जैसे आप फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का कौन सा पोटेंशियल आपके हिसाब से ज्यादा होना चाहिए, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, फ्लोराइड आयन का? सॉरी, फ्लोरीन का, हाँ, फ्लोरीन का आपका रिडक्शन पोटेंशियल आपका ज्यादा होता है। अच्छा, लिथियम का कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा हमारा? लिथियम का कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि मेटल जो होते हैं, मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होते हैं। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को देने की, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होती है। और नॉन मेटल्स का कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? नॉन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अच्छा चलो, एक और बात, अगर आपके पास एनायन है, एनायन, ध्यान से सुनना इस बात को, एनायन है तो एनायन के पास कौन सी टेंडेंसी होगी, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? एनायन है तो उसके पास कौन सी टेंडेंसी होगी, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? देखो, एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो वो और नेगेटिव लेना तो नहीं चाहेगा, वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। एनायन की बात कर रहा हूं मैं इस समय, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा, आपसे ये नहीं कह रहा कि एफ नेगेटिव है। अच्छा, एफ नेगेटिव भी होगा तो ध्यान से सुनना, एफ नेगेटिव भी अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और नहीं ले सकता फ्लोरीन, ये तो आपको भी पता है ना। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो जाएगा तो एक और इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो ये वो ऐसे आयन है जो आप क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना देंगे, आपके गैस बना देंगे, ऑक्सीजन गैस बना देंगे, फ्लोरीन गैस बना देंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन गैस बना देंगे। ऐसे ही अगर आपका कैटायन होगा
तो कैटायन के अंदर टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की, रिडक्शन होने की, रिड्यूस होने की। कैटायन रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी ना, है ना। जहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कॉपर +2 है भाई, तो इस कॉपर +2 का मतलब क्या है, कैटायन है। तो कैटायन आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत है कि SRP SOP ये सब चीजें क्या होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, मैंने आपको कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर आपको SRP गिवन है तो क्या SOP निकाल सकते हो उसका। अगर आपका किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो क्या हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। केवल और केवल क्या करना है, साइन चेंज करने, प्लस की जगह आपका क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चलिए, अब यहां पे अगर अपन इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाएं तो नस्ट इक्वेशन बताइए क्या लगेगी इसके लिए, नस्ट इक्वेशन। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन हो जाएगी E ऑफ Cu + 2 Cu, यानी पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल है ये, रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ये आरपी है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, ये एसआरपी नहीं है। और आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसआरपी माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग क्यू आएगा। और लॉग क्यू की जगह पे आपका क्या लिखोगे आप, सॉलिड की एक्टिविटी कितनी होती है, यहाँ पे आप मैं लिख देता हूं, क्यू क्या आएगा यहाँ पे, क्यू की वैल्यू अगर लिखूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉपर सॉलिड डिवाइडेड बाय कॉपर +2। तो ये कॉपर की एक्टिविटी क्या होगी, इसकी एक्टिविटी हो जाएगी 1। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, कॉपर आयन बचेगा नीचे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉपर +2। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है, केवल रिएक्शन में आपको क्यू लिखना आना चाहिए। अब किसी को क्यू लिखना नहीं आता हो तो वो क्या करेगा, भाई के तो लिखना आता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकाल सकते हो, केसी तो निकाल सकते हो। अरे इतना तो 11th में पढ़ाई है तुमने, केसी केपी की वैल्यू निकालना तो सीखा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये वही इक्वेशन है। अच्छा चलो, अब अगर मैं तुमसे बहुत सिंपली अगर आपसे कभी कभार पूछ ले कि किसी भी कैथोड के लिए जो आपका पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये देखिए। E ऑफ आरपी यानी रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 RP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग, यहां पे क्या आएगा 1/IN। क्या मैंने गलत तो नहीं लिखा, देख लीजिए एक बार। और यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि अगर आपकी आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मुझे ये बताइए कि आरपी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। आयन की कंसंट्रेशन अगर आपकी बढ़ेगी तो आरपी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। आयन कंसंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज करूं तो ERP आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन क्या है कि आरपी की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज करी तो ये नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये नेट वैल्यू कम हो गई तो माइनस वैल्यू कम हो रही है ना, तो इसका मतलब आरपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर टू यू, है ना, बहुत आसान है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है। चलो, अब हम अगला इसी में ही एक और टॉपिक करते हैं, इसी का ही नाम है एनोड, और सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैथोड। कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, लिख लीजिए, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। मैंने आपको लिखवाया था, किसके लिए लिखवाया था, एनोड के लिए लिखवाया था। तो एनोड में क्योंकि हमारा एनोड एक्सट्रीमली लेफ्ट में आता है तो पहले एनोड लिखते थे, फिर आपका क्या लिखते थे, इलेक्ट्रोलाइट लिखते थे। जब हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड को लिखते टाइम पे, कैथोड का सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। लिखिए, कैथोड
हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसकी आपको क्या दे रखी होगी, कंसंट्रेशन गिवन होगी। और एक आप क्या बनाओगे, आप इसको क्या बोलते थे, सिंगल लाइन को क्या बोलते थे, सिंगल लाइन को क्या बोलते थे? अच्छा यही लिखवाया था, बार बोलते थे इसको, कुछ लिखवाया नहीं क्या मैंने इसका, सिंगल लाइन लिखवाई नहीं क्या मैंने, क्या बोलते हैं इसको, क्या है यार, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ फेजेस। तो फेज को सेपरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंगल बार का यूज करते हैं। और डबल बार कहीं पे भी मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। जहां डबल बार मिलेगा डेट इज सॉल्ट ब्रिज, सिंगल बार मिलेगा सेपरेशन ऑफ फेजेस। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेपरेशन ऑफ फेजेस कर दिया। इलेक्ट्रोड कैथोड हाफ सेल है, इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे भर दिया है, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैथोड। और ये कैथोड जनरली कैसा होगा, सॉलिड होगा, जनरली सॉलिड होगा, जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही होगा, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैथोड में तब समझ में आएगा। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने सबसे पहले लिया है CuSO4 एक्वस। अब ये जो CuSO4 है इसका कंसंट्रेशन हमको क्या दे रखा है, C2 दे दिया, सपोज C2 मोलर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे दिया, कैथोड दे दिया, डेट इज आपका क्या हो गया, सॉलिड है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है इसमें, क्या हो जाएगा, Cu+2 आयन लिख दो डायरेक्टली, और यहाँ पे क्या लिख दो, कॉपर, ये सॉलिड है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन वही है ना जो इसकी दे रखी है, वही ले लो। आगे बात समझ, तो दोनों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों आपके क्या सेम है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे बढ़े। एक्वस का यूनिटी क्यों लेंगे, एक्वस का भी यूनिटी होता है, एक्वस डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, एक्वस का मतलब होता है पानी में डिसॉल्व, है ना। क्वेश्चन लिखो एक, लिख रहे हो ना, चलो। व्हाट इज द करेक्ट हाँ एग्जाम में तो तबाही मचानी है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाफ सेल्स। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट आपको बताने के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा हाफ सेल के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट अगर अपन बात करें, यहाँ पे दे रखा है, फॉर एनोड देयर इज ऑलवेज reduction occurs। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और क्वेश्चन जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में। फॉर एनोड हाफ सेल ion concentration increases with increase in reduction potential, sorry, increase in oxidation potential। For cathode reduction potential
should be maximum. मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना इसमें. ठीक है, मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है. फॉर कैथोड ऑक्सीडेशन potential increases with increase in ion concentration. ठीक है, तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं. इन चार ऑप्शन में से मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है. आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. फटाफट से. दो आंसर आए हैं अभी. और लोग बताइए कितने लोग हैं सेशन में. तो इतने लोगों में से दो ही लोगों को आता है. बाकी लोग क्या केवल यहाँ पे वो खेलने के लिए आए हैं कि सर के दर्शन हो जाएंगे, हमारा भाग्य खुल जाएगा है. पोटेंशियल है आपको. देखो दादा, ध्यान से सुनना, सब गलत बता रहे. अच्छा ये बताओ, मैं ये कहूं कि भैया सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो क्या लगाते तुम आंसर. तो समस्या ये है ना कि मैंने जो पढ़ाया है ना वो तुमने सुना ही नहीं. बस हाँ हाँ करते रहे कि सर समझ आ गया, सर समझ आ गया, बट तुम्हारे किसी की समझ नहीं आया. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर एनोड देयर इज ऑलवेज रिडक्शन अकर्स. क्या एनोड पे कभी रिडक्शन होगा? एनोड पे तो रिडक्शन नहीं होगा, तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है. दूसरा आपसे कह रहा है कि फॉर एनोड हाफ सेल आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ओपी. तो आपको मैंने रिलेशन क्या लिखवाया था, भूल जाते हो यार तुम. देखो ये देखो, एनोड हाफ सेल है, यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, अगर आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ओपी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, लिखवाया था शायद, मेरे को तो यही याद है, मैं तो लिखवाता हूँ तो ध्यान रहता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तीसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है फॉर कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी मैक्सिमम. तो ये तो बिल्कुल सही है कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जिसका रिडक्शन होना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जिसका ऑक्सीडेशन होना है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. तो कैथोड पे तो हमारा क्या होना है, रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए जी. ये तो करेक्ट है. डी ऑप्शन आप देखो ध्यान से, फॉर कैथोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन. तो आप खुद देखो कि अगर आयन कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनना, आयन कंसंट्रेशन कैथोड के लिए इंक्रीज होती है तो ईआरपी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है. और अगर ईआरपी की वैल्यू बढ़ेगी तो ईओपी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. भाई जिसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ेगी उसकी रिडक्शन टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी. अरे हाँ या ना. भाई जिसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है उसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है क्या, तुम ये बताओ. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया. तो मैं तो खाली ऐसे ही बोल रहा था कि मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, तुम लोगों ने सबने मोर देन वन करेक्ट ही कर दिया. चलो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा. एक और क्वेश्चन लिखो.
which cell representation is are correct। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। ठीक है, आओ। मोर देन वन करेक्ट है, आपको सही आंसर निकल लगाना है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन आपकी सही है? इस बार मोर देन वन करेक्ट है, ध्यान से लगाना। केवल 5 आंसर आए मेरे पास, 6। बाकी लोग क्या मतलब ऐसी मौज चल रही है क्या? देखो यार, सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये थोड़े ना है कि कैथोड ही होगा या एनोड ही होगा, है ना। आप कैसे बताओगे किसी को कैथोड बनेगा कि एनोड बनेगा? तो उसके कंपैरेटिव कोई और होना चाहिए। अगर किसी के कंपैरेटिव कोई भी नहीं है तो कोई भी आपका कैथोड बन सकता है, कोई भी आपका एनोड बन सकता है। ध्यान रखना इस बात को। जब आपके कंपैरिजन में कोई नहीं है तो आपका कोई भी कैथोड बन सकता है, कोई भी एनोड बन सकता है। कोई भी कैथोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर सकता है, कोई भी एनोड हाफ सेल की तरह बिहेव कर सकता है। जब कंपैरिजन हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो आपका क्या बनेगा, एनोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो आपको क्या बनेगा, कैथोड। लेकिन जब तक हमें कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है तब तक हमारा हर कोई कैथोड है, हर कोई एनोड है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला ये बताओ कि पहला रिप्रेजेंटेशन किसकी तरह है, एनोड की तरह, कैथोड की तरह? पहला रिप्रेजेंटेशन किसकी तरह है, कैथोड की तरह है। तो क्या जिंक कभी कैथोड नहीं बनेगा अपनी लाइफ में? कभी भी नहीं बन सकता। बोलो, बन सकता है। अगर मैंने इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला लगा दिया, तो इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला लगाते ही जिंक क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है भैया, ये आपका कैथोड है, बहुत सही। चलिए सेकंड वाला, यहाँ पे कॉपर क्या बना हुआ है, कॉपर का कैथोड बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये भी आपका क्या है, कैथोड हो गया। चलिए सी बताइए, सी में आपका क्या हो सकता है? सी में रिप्रेजेंटेशन सही है कि गलत है? गलत रिप्रेजेंटेशन है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंगल बार आना चाहिए, सिंगल सेपरेशन आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है। दैट इज रॉन्ग, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। और डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह। ठीक है, ओके। चलो एक और सवाल कर लो, तुम लोग बहुत समझदार हो गए तो अब मेरे को कोई दिक्कत की बात है नहीं। फॉर ए पॉजिटिव
इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड is equal to 1.4 electron volt. Which one act as anode and its Nernst equation representation? ठीक है, आपसे कह रहा है कि E नॉट ए प्लस, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी आपको दे रखी है बी पॉजिटिव बी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कह रहा है कि कौन सा आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा और उसकी नर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोग कर देंगे, फटाफट से मुझे आंसर बताएंगे। केवल एक पार्ट तो आप बता ही देंगे, दूसरा पार्ट मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। पहला पार्ट आप बताइए कि एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा, ए या बी। ओके, तो ए, हाँ बहुत सारे लोगों का आंसर आया है ए, कि ए जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा एनोड की तरह बिहेव? क्योंकि इसका कौन सा पोटेंशियल गिवन है हमको, ये कौन सा पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये पोटेंशियल है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना है 1.2, और इसका कौन सा पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। कितना गिवन है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो आपका कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो आपका एनोड। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर अपन यहाँ पे लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, ए एक्ट एज एन एनोड, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जैसे ही यहाँ पे लिखी है वैसे ही लिख दीजिए, ए गिव्स ए पॉजिटिव और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और इसके लिए अगर आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई ए पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 लॉग क्या आ जाएगा 1 अपॉन सॉरी ए प्लस कंसंट्रेशन, नीचे आएगा 1। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब मैं इस सवाल को ऐसे सवाल में से थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि आपको वो उस टाइप के भी क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्या होता है उसमें। देखें, फॉर 2 हाफ सेल्स दो हाफ सेल के लिए आपको क्या दिया हुआ है, ई नॉट सी प्लस 2 is equal to 1.4 electron volt and E naught D plus 2D is equal to minus 1.6 electron volt. Which one act as cathode? चलो बताइए कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कैथोड की तरह बिहेव करने के लिए आपको क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। डी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्या, डी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.6 माइनस का। ध्यान से सुनना बेटा, ये माइनस लगा रखा है आगे 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे आप, हाँ एनोड नहीं सोचना है ना, कैथोड सोचिए। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे आपको क्या दे रखा है सी का
ओपी दिया हुआ है, डेट इज आपका 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, डी का आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आरपी, एसआरपी। तो एसआरपी कितना दे रखा है, -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एसओपी निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा, एसओपी हो जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखो ध्यान से, एसओपी किसका ज्यादा है, डी का एसओपी ज्यादा है, तो ये तो आपका क्या बनेगा, एनोड, और ये भाई साहब आपके क्या बनेंगे, कैथोड। कूल, समझ में आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप कभी, मतलब मान लो इस तरीके के सवाल अगर आपके पास आ जाए, छोटे सवाल होते हैं, और नीट में तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, अगर आपको उसको घुमाना होगा तो ऐसे ही सवाल पूछता रहेगा। तो बोर्ड में और इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या होगा, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गई इसमें घूमते घूमते, हाफ सेल हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे आगे कंप्लीट गैल्वेनिक सेल की। रिप्रेजेंटेशन तो अलग ही है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या तुम्हारा। मैंने तो कहा कि पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल की वैल्यू प्लस माइनस में देखनी है। अगला लिखिए कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, ये हेडिंग डालिए, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, इट्स रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल आप सबको पता है कि किस तरीके से बनता है, मैं फटाफट से गैल्वेनिक सेल बना देता हूं ताकि आपको भी कुछ ध्यान रहे हल्का सा। ये आपका एक कंटेनर ये हो गया, एक डब्बा, और एक डब्बा और बना देते हैं इस तरीके से, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, आप इस तरीके से सेल, ये आपने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोड ऐसे बना दिया, एक इलेक्ट्रोड ऐसे बना दिया। ठीक है, तो अब क्या करो, इन इलेक्ट्रोड को आप ज्वाइन कर दो। अच्छा, गैल्वेनोमीटर लगाऊं कि कुछ और लगाऊं, बैटरी लगाऊं, बताओ इसमें। गैल्वेनोमीटर लगेगा, बैटरी लगेगी इसमें। कोई ऐसा तो नहीं जो ये कह रहा होगा सर बैटरी लगा दो। ठीक, कोई नहीं कह रहा ना। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा पैरालाइज हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनोड, दैट इज कैथोड। ठीक है, यहां तक तो आपने देख लेना है, आप ये इसमें डायग्राम थोड़ा और अच्छा बना लीजिएगा, मेरे भरोसे मत रहिएगा, मैं तो ऐसा ही हूं डायग्राम के मामले में। तो अब अपन बात कर रहे थे, देखो अब यहां से बनेगा आपका मेन इंपॉर्टेंट, कि भैया अभी तक हमने जो देखा था कि भैया ये इलेक्ट्रोड है, ये आपके सेल है, ये सच्चाई है कि नहीं है। तो अब देखो सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं कि सच्चाई आखिर है क्या। देखो लिखो, देयर आर, लिखो ये इंपॉर्टेंट, देयर आर 5 टाइप ऑफ हाफ सेल्स। अब ये जो 5 टाइप के हाफ सेल लिखवा रहा हूं, यही आपके क्या होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में भी आता है कि इलेक्ट्रोड के कितने टाइप होते हैं। तो ऐसी हाफ सेल जो मैं लिखवा रहा हूं, डेट इज ऑल्सो नोन एज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, यहां पे लिख देता हूं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो 5 तरीके के आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सिलेबस छोटा तो है नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मतलब तुम्हें काफी चीजें पढ़नी पड़ेंगी इसके अंदर। तो अभी तक तो एक नहीं समझा जा रहा था, अब हमारे पास क्या हो गया, 5-5 आगे समझने के लिए। तो अब आइए 5-5 को समझेंगे। 5-5 से पहले तो नाम समझ लो इनका। पहला नाम जो है वो उसको हम बोलते हैं मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि
यहाँ पे जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट वो कैसा होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ मैं। सॉल्युबल सॉल्ट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका क्या होगा, सॉल्युबल सॉल्ट। इसका कोई एग्जांपल, तो अभी तक जो हमने जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जिंक, कॉपर, ये सब, ये आपके क्या है, इसी टाइप में आते हैं, मेटल मेटल आयन। मतलब आपने मेटल ले लिया और उसका मेटल आयन ले लिया, ठीक है। या इसको इस तरीके से छोड़ के आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, बीच में लाइन खींच सकते हो। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच, मेटल मेटल आयन। या एक और एग्जांपल देखो, जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करें आयरन Fe+2, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ये मेटल हो गया, ये मेटल आयन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर, ये वाले में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए सेकंड टाइप को देखते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या होगा, गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब गैस आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, ये क्या हो गया, जैसे आपने कहीं थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। आपकी कुछ गैस ऐसी होती हैं जो आपकी क्या होती है, प्लेटिनम पे एड्सॉर्ब हो जाती हैं, और उनका हम क्या करा सकते हैं, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, है ना। तो ऐसी जो इलेक्ट्रोड बना देते हैं जिसमें आपका गैस और उसका आयन प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस आयन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे H2, ये आपका गैस हो गई, और इसका आयन ले लिया H+, तो ये गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड हो गया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, क्लोरीन Cl-, तो ये भी आपको क्या हो गया, गैस और गैस आयन इलेक्ट्रोड। आई होप दिस इज क्लियर कि भाई गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड, इसमें कोई दिक्कत किसी को। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन OH- लिख दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड हो गया। डन। क्लियर, नेटवर्क चला गया क्या? ओके, अगला आप लिखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। तो बेटा किसी की हॉबी है यहाँ पे गाना सुनाना? हाँ बेटा, O2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे O2 नेगेटिव ही होगा, OH नेगेटिव के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2 नेगेटिव ही होगी। मैंने एक रियलिटी लिखी है कि आपका O2 नेगेटिव नहीं मिलेगा पानी के अंदर आसानी से, या एक्वस के अंदर OH नेगेटिव आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, हम ही सुना, किसी की हॉबी नहीं है यहाँ पे सिंगिंग? अच्छा, बड़े नीरस, अभिनव की है। अच्छा, प्रगति है। बेटा सबसे मैं एक दिन सुनूंगा, सबसे अपने अपने एक एक गाने सुनूंगा, चिंता मत करो, एक दिन सेशन तो होगा जिस दिन मैं केवल गाने सुनूंगा तुमसे। चलो, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा है जो पबजी अबजी खेल रहा है आजकल? पबजी तो बैन हो गया ना। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से। आप रिडॉक्स जानते हो, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? सुरुचि बेटा आप ही गाओगे, फिर मैं आपको अनम्यूट करवा के आप ही गा सकते हो। हाँ, रिडॉक्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे देखो रिडॉक्स, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्या Fe+2 रिडॉक्स की तरह बिहेव कर सकता है? क्या Fe+2 रिडॉक्स की तरह बिहेव कर सकता है? ध्यान से सोचना इस बारे में, क्या Fe+2 रिडॉक्स की तरह बिहेव कर सकता है?
देखो Fe+2 रिडॉक्स की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बना देगा Fe+3, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो बना देगा क्या? Fe। बात समझ में आ रही है? तो आपके ऐसे जो भी मेटल होते हैं जिनकी मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, खासकर से डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो ज्यादातर रिडॉक्स या रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कॉपर हो गया, और आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, टाइटेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, ठीक है, वेनेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया। पोलोनियम हम यूज ही नहीं करते। प्लेटिनम हो गया, बट प्लेटिनम आपका इनर्ट में आता है, उसको भी यूज नहीं करते। निकल हो गया, है ना? तो ये ऐसे हैं जो आपके क्या कर सकते हैं बेटा, आपका एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। और जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा वो आपका किस में आएगा? रिडॉक्स में आएगा। क्या मेरा Mg+2 रिडॉक्स में आ सकता है? क्या मैग्नीशियम मेरा रिडॉक्स में आ सकता है? क्या मैग्नीशियम मेरा रिडॉक्स में आएगा? याद रखना, मेटल कभी भी रिडॉक्स में नहीं आते। मेटल कह रहा हूं, ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आपके रिडॉक्स में नहीं कंसीडर करते हैं उनको। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या एक भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि भाई फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है? फर्स्ट एस यानी अल्कली मेटल, और दूसरा आपका क्या हो गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों के दोनों क्या आएंगे आपके? किसके अंदर नहीं आएंगे? रिडॉक्स के अंदर नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? Fe+2, Fe+3, Fe। ठीक है, ये हो गया। और सेम एज अगर अपन और बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है KMnO4। सबको याद होगा ये वाली बात, KMnO4। ठीक है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? रियली? मजाक? हाँ, अब आया आंसर। नहीं, संजना। शाश्वत का सही है, निकिता का सही है, श्रेया का सही है आंसर। प्रगति नहीं बेटा, नहीं। प्रत्युष आंसर दो। शालू नहीं, गलत है। शुभम करेक्ट। अनिकेत गुड, बढ़िया। तो देखो KMnO4 में अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं KMnO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। और इससे कन्वर्जन क्या होता है? Mn+2 कन्वर्जन हो सकता है। Mn+6 भी बन सकता है, Mn+2 भी बन सकता है, Mn0 भी बन सकता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कंसीडर किया जाता है। तो ये आपको क्या बनाते हैं? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में ही हम चल रहे हैं, आगे देखें। अगला जो है, इससे आपका जेई एडवांस में जो भी बच्चे एडवांस की तैयारी करेंगे उसमें इसमें से क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने KSP पढ़ा है कभी? KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP एक्चुअली डिफाइन क्या करता है? आयनिक में पढ़ा होगा ऑब्वियस। तो KSP डिफाइन क्या करता है?
केएसपी डिफाइन करता है कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है कि जिनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी बढ़ेगी वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देंगे। तो वो केएसपी की वैल्यू से हमें पता चलता है, जिसकी केएसपी की वैल्यू कम होती है वो आराम से क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब आप एक केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आयनिक रेडिकल टेस्टिंग करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा शायद 11th में, आई डोंट नो, बट उसमें क्या करते हैं हम, आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम रेडिकल टेस्टिंग करते हैं। आपने लैब में गए हो तो कभी कराओ, रेडिकल टेस्टिंग करते हैं। अब ये जो रेडिकल टेस्टिंग है, इसकी कहानी है क्या, देखो हम ये देखते हैं कि कौन प्रेसिपिटेट बना सकता है आसानी से। तो आपने एक नाम सुना होगा, सिल्वर। तो AgNO3 का प्रेसिपिटेट आसानी से नहीं बनता है, ध्यान से सुनना बेटा, AgNO3 का प्रेसिपिटेट आसानी से नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर अगर मैंने HCl डाल दिया तो ये आपका क्या बना देगा, AgCl बना देगा। और AgCl का प्रेसिपिटेट आसानी से बन जाता है। और प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या है कि ये पानी में यानी एक्वस में क्या है, इनसॉल्युबल है। कैसा है, इनसॉल्युबल है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? ये पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। तो ऐसा मेटल और मेटल आयन और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और आयन, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, Ag मान लिया मेटल है और इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या हो गया, AgCl, और एनायन इसका क्या हो गया, Cl नेगेटिव। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और इससे आपका जेईई एडवांस में खूब क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत टफ लगता है बट होता बहुत आसान है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। Ag AgCl Cl नेगेटिव, ज्यादातर आपको जो मिलेंगे, ज्यादातर आपको जो सॉल्ट मिलेंगे वो इसी के ही मिलेंगे, सिल्वर के। इलेक्ट्रोड्स मिलेंगे वो आपको किसके मिलेंगे, सिल्वर के ही मिलेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैलोमल इलेक्ट्रोड दे देगा। अब ये मत पूछना सर कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, क्योंकि वो अगला टाइप का इलेक्ट्रोड है। देखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो ये आपका क्या होता है, कैलोमल का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, Hg2Cl2। कैलोमल क्या होता है, Hg2Cl2। याद रखना, ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है ये आपका पार्ट है किसका, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का। बट क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए हमने इसको एक अलग से नाम दे दिया, कैलोमल इलेक्ट्रोड। लेकिन ये जो केस है, इसका जो पूरा वर्क फंक्शन होगा, इसमें जो कैलकुलेशंस होगी वो किसकी होगी, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया जी, मरकरी, मरकरी का सॉल्ट Hg2Cl2 और इसका NaCl। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। कोई दिक्कत यहां तक? ओके अब हम यहां तक तो हमारे पास क्या हो गया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आ गए। अब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई गैल्वेनिक सेल में हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, किस तरीके से हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या होगा, देखो हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, किसी को पता है गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है Zn, ये आपका क्या होता है, सॉलिड। यहाँ पे आपका क्या आएगा, Zn+2, ये आपका कैसा होगा, एक्वस। फिर आपका क्या आएगा, डबल बार, डबल बार के बाद आपका क्या आएगा, Cu+2, ये आपका एक्वस, और आपका Cu, ये आपका सॉलिड। तो इधर वाला पार्ट आपका क्या है, ये आपका पार्ट है एनोड, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, कैथोड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अच्छा, इसकी मैं मान लेता हूं कंसंट्रेशन आपको दे रखी है C1 और इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है C2। तो ये C1 कंसंट्रेशन है, ये C2 कंसंट्रेशन है।
तो जब भी आपसे कभी भी रिएक्शन लिखने को बोलेगा तो आप अपनी एक आदत डालिए, हमेशा एनोड रिएक्शन को पहले लिखिए। कौन सी रिएक्शन को पहले लिखिए? एनोड को। तो एनोड रिएक्शन आप बताइए क्या हो रही है? एनोड पे हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Zn, कन्वर्ट हो रहा है आपका Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? E0 Zn+2 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपके पास है कैथोड। कैथोड में आपका क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? Cu+2, और ये आपका क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका क्या बना देगा? Cu बना देगा, सॉलिड होगा ये। और यहां पे आपको क्या दे रखा है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Cu+2 that is equal to 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे ये बताओ कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना, जब भी हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा बैलेंस किसको करना है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। सपोज करो कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन होते 3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते 2, तो हम कैसे बैलेंस करते हैं? तो ये 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ध्यान रखना इस बात को कि जब भी आप कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो आपको केवल और केवल लेना देना किससे? इलेक्ट्रॉन के नंबर से। आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। कंप्लीट रिएक्शन में हमें पता है कि भाई आपका ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास फाइनल रिएक्शन क्या बचेगी? तो Zn जो कि आपका सॉलिड है प्लस Cu+2 जो आपका क्या है? एक्वस है। और यहां से आपका क्या बनेगा? Zn+2, ये आपका क्या है? एक्वस है। और ये आपका क्या है? Cu+2। अब Cu सॉलिड। अब आपको क्या करना है? यहां पे E0 सेल निकालना है। क्या निकालना है? E0 सेल। अब इस E0 सेल को कैसे निकालोगे? E0 सेल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? अच्छा, जब सेशन स्टार्ट होता है ना तो संख्या बहुत होती है, धीरे 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 लोग ना थक जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत पढ़ लिया आज के लिए, इतना ही काफी है। तो E0 सेल कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान से, E0 सेल निकालने के 2 फॉर्मूले आप याद रखो। अगर आप 2 फॉर्मूले याद रखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होगा? देखो E0 सेल का एक फॉर्मूला क्या होगा? पहला फॉर्मूला होगा, एनोड का कौन सा पोटेंशियल हम कंसीडर करना चाहेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड का कौन सा पोटेंशियल कंसीडर करना चाहेंगे? कैथोड का कौन सा पोटेंशियल कंसीडर करना चाहेंगे? बताओ। अच्छा, ऐसा है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको क्या करना है? 2 फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। E0 सेल, यहां पे आप क्या करेंगे? E0 OP ये किसका होगा? एनोड का, प्लस E0 RP ये किसका होगा? कैथोड का। तो बेटा एक तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो और दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। एक तरीका ये है। और नहीं तो आप क्या करो, दूसरा फॉर्मूला जो आपको जनरली बुक में दिया होता है वो आपका क्या है? दोनों का आप रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, आरपी रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैथोड में से एनोड माइनस करना पड़ेगा, कैथोड माइनस E0 RP एनोड। एक ये वाला फॉर्मूला आपको बुक में ज्यादा मिलेगा, ये वाला भी फॉर्मूला मिलेगा बट यूज बहुत कम लोग करते हैं इस वाले फॉर्मूले को। तो आपको जो भी फॉर्मूला याद रहे, जो भी फॉर्मूला आपको ठीक लगे वो आप याद रखना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप केवल इतना याद रखें कि एनोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और दोनों को जोड़ देना है। इतना तो आप हमेशा जिंदगी भर याद रख पाओगे। क्यों? क्योंकि रिडक्शन किस पे होना है? कैथोड पे। और एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। तो जिस पे जो रिएक्शन होनी है वही वाला पोटेंशियल आपको लेना है।
तो रटने से बेहतर है ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर इतनी सी लाइन अगर आप समझ लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि इसके लिए ई सेल कितना आएगा, ई नॉट सेल कितना आएगा, बताओ। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा आपके लिए? जिंक के लिए कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है? Zn प्लस 2, यानी ये कैसा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ई नॉट ओपी है ये। और ये वाला कैसा है? ये वाला आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ई नॉट आरपी है भाई। तो आपको क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.76 प्लस 0.34। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ध्यान से सुनना, गैल्वेनिक सेल के लिए या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, डेट मीन्स कि वहां पे स्पॉन्टेनिटी आपको नहीं मिलेगी। स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको जरूरी है कि ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी हो? पॉजिटिव हो। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसे सेल भी आपके पास होंगे? आप दोनों, हाँ दोनों में आरपी हैं, दोनों में आरपी लिए हुए हैं। आप ओपी को आरपी में चेंज करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा ना। तो ई नॉट ओपी ऑफ एनोड को अगर आप ई नॉट आरपी ऑफ एनोड करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो वो वही है आपका, सिंपल। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका एट दैट टाइम कौन सा दिमाग में आ रहा है। अच्छा, बस कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में पता चला कंफ्यूज हो गए कि सर जोड़ना है या घटाना है। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का लिया, तो आपको ऐड करना है। और अगर आपने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिया है तो माइनस करना है। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? लिख देते हैं, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव होगी इसका मतलब यह है कि स्पॉन्टेनिटी वहां पे होने वाली नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि वो नेगेटिव आ जाता है, तो फिर क्या करोगे? तो इसका मतलब यह है जो आपका एनोड है वो आपको कैथोड की तरह काम करेगा, और जो कैथोड है वो आपको किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? सपोज करो कि इस कॉपर को मैंने एनोड बना दिया और जिंक को मैंने कैथोड बना दिया, तो जो इसके लिए मैं ई नॉट सेल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? माइनस का 1.1 आएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि कैथोड की तरह कौन काम कर रहा होगा? कैथोड की तरह कौन काम कर रहा होगा? बेटा कॉपर। चाहे आप सेल में देखो ध्यान से बेटा, वो तो हम ना अपना डायग्राम बनाने के लिए ये वाली बात कर देते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है देखो, ये बहुत रियलिस्टिक चीजें हैं अगर आपको याद हो। सपोज करो कि मैंने ये सेल बनाया इस तरीके से, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? कॉपर ले लिया, और ये इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे मैंने जिंक ले लिया, ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये सॉल्ट ब्रिज बना दिया मैंने, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लेफ्ट में लिख दिया तो कॉपर आपका क्या बन जाएगा? एनोड बन जाएगा। नहीं नहीं बेटा, जिंक के साथ कॉपर हमेशा क्या रहेगा? कैथोड ही रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है। हमेशा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो हमेशा एनोड ही बनेगा। चाहे आप लेफ्ट लगा दो चाहे राइट लगा दो, आपके डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। एक कन्वेंशन है कि डायग्राम में हम एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं। तो बाकी तो क्योंकि आपने लैब में देखा होगा, लैब में कोई ऐसा थोड़े ना होगा कि सेल आपने इधर ही रखना है या इधर रखना है। आप पलट दो, अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको अलग दिखाई देगा, इधर से देखोगे तो आपको अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वर्किंग खत्म हो जाएगी, तो वर्किंग तो वही रहेगी। आ गई बात समझ?
तो ये आपका क्या हो जाएगा कैथोड और ये आपका क्या हो जाएगा एनोड ऑलवेज। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को कि सर ये कैथोड एनोड कैसे हो गया। अब आप क्या करो नस्ट इक्वेशन लगाओ। नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो ध्यान से। इस नस्ट इक्वेशन की खास बात क्या है कि आपको क्या लेना है बेटा ई सेल लेना है। ठीक है ई सेल। और इस ई सेल की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। अब मेरे को ये बताओ कि इस सेल के लिए लॉग क्यू कैसे आएगा। इसके लिए ये पर्टिकुलर जो आपकी कंप्लीट रिएक्शन है हमें इसी को कंसीडर करना है। इसी को कंसीडर करना है तो इसके लिए क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बिल्कुल आप आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाओ केपी या केसी का फॉर्मूला क्योंकि इसके लिए केसी निकालोगे तो आप निकाल दो। तो आपका क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो ध्यान से। Q इज इक्वल टू क्या बनेगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में इधर सॉलिड है तो इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं ये एक्वस है इसको कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा Zn+2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में इधर क्या है Zn सॉलिड है इसको कंसीडर करेंगे नहीं इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cu+2। ठीक है ओके। अच्छा मुझे ये बताओ n की वैल्यू क्या होगी n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या लोगे तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कट किए हैं कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके कट किए हैं 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। बस अब इस सारी डेटा को इस इक्वेशन में पुट करिए तो सारे डेटा को इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.1 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग यहां पे क्या आ जाएगा Zn+2 डिवाइडेड बाय Cu+2। किसी को कोई भी समस्या है इसमें कि सर ये समझ नहीं आया ये समझ नहीं आया। क्लियर है तो आपके लिए ये आ गया। अच्छा अब मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं सेल दे रहा हूं आपको उसके लिए लिखना है नस्ट इक्वेशन निकालनी है। ठीक है निकाल पाओगे ना। फॉर द गिवन सेल कैलकुलेट नस्ट इक्वेशन। ठीक है यार ओके। सेल क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। यार सेल क्या ले लो मेरे को तो सेल भी समझ नहीं आ रहा। कोई आइडिया दो सेल के लिए। चलो मैं ही ले लेता हूँ आइडिया। आपको सेल दिया हुआ है Zn+2 Ag+ Ag और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है E0 Zn+2 Zn ये आपको दे रखी है माइनस 0.76 वोल्ट सॉरी हाँ 76 वोल्ट। और यहाँ पे आपको क्या दे रखी है E0 Ag+ Ag इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.8 वोल्ट। और एक चीज और दे दी इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 10 मोलर और इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर। ये सॉलिड है। आपको नस्ट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है मतलब आंसर निकालना है कि क्या होगा। कैलकुलेट नस्ट इक्वेशन छोड़ो कैलकुलेट ई सेल। कैलकुलेट ई सेल E0 सेल एंड n। ठीक है चलो फटाफट से करो।
कर दीजिए फटाफट से। अच्छा एक बात बताइए, ये सेल रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आया? सब भाग गया? क्वेश्चन कराने के नाम से सब भाग जाते हैं। आपका आधे से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुका है, बस आपको क्या कराना है, मेरे को केवल कराने को रह गया फैराडे लॉ और थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, बस। बाकी जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करा देंगे उतना आपको फायदा है। ये क्या आ रहा है, किसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है ये? ओके चलो, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ रही है सबकी? ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ रही है सबकी? क्यों भाई? ई नॉट सेल की वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। लेकिन क्वेश्चन में तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं दोनों के दोनों, तो मैं क्या करूंगा, कैथोड माइनस एनोड कर दूंगा या फिर चेंज कर लूंगा। भाई बुद्धि तो थोड़ी लगानी पड़ेगी मुझे, है ना? दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, ये तो समझ में आता है ना सबको कि रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली कैसे देखते हैं। यहाँ पे Zn प्लस टू से Zn जा रहे हो यार, प्लस टू से Zn मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ये। प्लस से आप Ag में जा रहे हो, यानी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में जा रहे हो, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, तो बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। अब फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर तो बेटा क्या किया जाए। कोई बात नहीं, वैसे भी ये चैप्टर इतना आसान नहीं है जितना लगता है। करीब 5-6 क्वेश्चन करोगे तब तो आप ई नॉट सेल ठीक से निकालना सीख पाओगे, और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप गलतियां करोगे तभी आप सीखोगे, अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो तो आगे गलतियां करोगे करोगे। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि एनोड रिएक्शन लिखनी है, तो एनोड रिएक्शन लिखो, क्या बनेगी, क्या बनेगी, Zn से क्या बन रहा है, Zn प्लस टू, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका आपको क्या दे रखा है, SRP दे रखा है, आप चाहे SOP लिख लो इसका। अगर मैं इसका SOP लिखूंगा Zn प्लस टू, तो कितना बनेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस कर दो, सही है। अच्छा कैथोड रिएक्शन लिखो, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो आपका क्या बनाएंगे, Ag सॉलिड। तो यहां पे आपको क्या दे रखा है, ई नॉट Ag प्लस Ag, ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.8 वोल्ट। अब बेटा अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखूंगा, तो मैंने आपको बोला है कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, तो इस रिएक्शन को क्या करिए, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा, और आपकी मेन रिएक्शन क्या बनेगी, Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स क्या बनेगा, Zn प्लस टू प्लस 2Ag सॉलिड। आया समझ में? इतनी बात समझ में आ गई सबके? अच्छा यहां से ई नॉट सेल निकालेंगे, तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, अब देखो 2 तरीके थे, या तो यहां से निकाल देता मैं ई नॉट सेल। तो यहां से ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या था कि भाई कैथोड माइनस एनोड कर दो, क्योंकि दोनों आपको क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, दोनों आपको क्या दे रखे हैं, ये आपका SRP है, ये भी आपका SRP है। तो आप अगर यहां से निकालेंगे ई नॉट सेल, तो आप क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 0.8 माइनस माइनस 0.76, सॉल्व करके कितना आएगा आपका, 1.56 आएगा। एक तो तरीका ये है।
दूसरा तरीका क्या था, मैंने दूसरा तरीका क्या कहा कि भाई मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लिया और इसका मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों की वैल्यू लिख दूंगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आपको क्या आ जाएगा 0.76 प्लस 0.8 दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा 1.56। तो दोनों तरीके से जो वैल्यू आ रही है ई नॉट सेल की वो कितनी आ रही है 0.56। ओके चलिए, अब इसके बाद ई सेल निकालना है। तो ई सेल कैसे निकालोगे, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाओगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log q। तो बस वैल्यू आपको पुट करनी है, तो वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log q में क्या आएगा Zn+2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये सबने किया है यहां पे स्क्वायर। कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये नहीं पता है सर स्क्वायर क्यों होगा यहां पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है एजी के आगे कोफिशिएंट 2 है ना, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। बस वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.56 माइनस, इसको आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे तो 0.03 आएगा ये वाली वैल्यू लॉग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है Zn+2 की कंसंट्रेशन है हमारे पास 10 और Ag+ की कंसंट्रेशन है 0.1 का स्क्वायर। अच्छा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1000 क्या बनता है log 1000 की वैल्यू 3 हो गई, तो आपके पास आ जाएगा 1.56 माइनस 0.03 इंटू log 10 टू द पावर 3। तो log 10 टू द पावर 3 आपका 3 हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1.56 माइनस 0.03 इंटू 3। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1.56 माइनस 0.9, तो डेट इज इक्वल टू 1.47 वोल्ट आ गया। तो कितने लोगों का यही आंसर आया था पहले भी, अप्रोक्सीमेटली यही था। ओके हाँ कोई बात नहीं, नहीं आया, बट झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा था। तो आपको ये दिया हुआ है फाइंड ई सेल ई नॉट सेल ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ई सेल और ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। आई होप ये आप करेंगे, ट्राई करेंगे घर से और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, कल इसको नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंट डिफरेंट केसेस कराऊंगा। ठीक है ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आप करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। बाकी एक ये जो वाली पीपीटी है, पीडीएफ है, वो मैं आपको भेज दूंगा, जहां पे कुछ मैंने कराया हुआ है, ये सब कराया हुआ है, ये मैं आपको भेज दूंगा ये वाला।
ठीक है, ओके। और होमवर्क आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन अच्छे से, फिर आप बात करेंगे। अब एक गाना तो तुमसे सुनेंगे, चिंता काहे कर रहे हो, एक सेशन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, लिख लिया ना ये वाला? आज की क्लास का नहीं भेजेंगे, पिछली क्लास का पीडीएफ है वो भेज देंगे। आज की क्लास का पीडीएफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी नहीं। चले सेशन एंड करते हैं, फिर इसको हटाते हैं यहां से। ओके, तो भाई कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग हैं, मेरे को तो स्क्रीन दिखाई दे रही है। शुभम, रूपाली, प्रीति, बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ना।